हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर। तो उसमें अपन ने एल्कोहल का फिनोल तो पढ़ लिया। अब अपना जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अपना नेक्स्ट इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है वो है ईथर। तो ईथर में अपन पढ़ेंगे कि ईथर होता क्या है, इथर के वर्गीकरण क्या है, इथर का नामकरण क्या है, इथर को अपन कैसे उसका नामकरण करते हैं, या इथर की अपन पढ़ेंगे कि बनाने की विधियां कौन कौन सी है। इथर की अपन पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, इथर के पढ़ेंगे अपन रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में अपन पढ़ेंगे इनकी अभिक्रियाएं, और फिर लास्ट में अपना इसका टॉपिक आ गया इथर के उपयोग। तो ये सब अपन देखते हैं कि इथर के कैसे अपने को पढ़ना, क्या क्या पढ़ना था वो था। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, आज अपना टॉपिक है वो है ईथर। तो ईथर पहले बात करेंगे कि ईथर होता क्या है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ईथर क्या होता है। तो देखो, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है ना, ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन परमाणु के पास दो तो होते हैं लोन पेयर। क्या? ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है, उस ऑक्सीजन परमाणु के पास दो तो होती है लोन पेयर। और अगर इसमें दो संयोजकताएं खाली रहती है और उनमें दोनों संयोजकताएं या तो आर से कंप्लीट होती है या ए आर से कंप्लीट होती है, या क्या हो सकता है, एक आर से व एक ए आर से कंप्लीट हो सकती है। अब इसका आर ए आर का मतलब कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर, देखो ईथर में क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता अगर दोनों एल्किल समूह से संपन्न हो सकती है, या एल्किल समूह से पूरी हो सकती है, या दो एरिल समूह से पूरी हो सकती है, या एक एरिल से तथा एक एल्किल से पूरी हो सकती है। जो ऐसे यौगिक होते हैं उनको अपन बोलते हैं ईथर। और इनको लिखने का तरीका होता है आर ओ आर। और इस आर ओ आर में ये जो आर क्या है, एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह। तो इस एल्किल समूह के अंदर आर ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, आर ये दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ये जाना कि ईथर होता क्या है कि ऑक्सीजन परमाणु है, उसमें दो ग्रुप लगे होते हैं, यानी ऑक्सीजन परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं। तो उस दो संयोजकताओं में क्या होगा कि या तो वो दोनों एल्किल समूह से कंप्लीट हो, या दोनों एरिल समूह से कंप्लीट हो, या एक एल्किल से हो और एक एरिल समूह से पूरी होती हो, उसे अपन बोलते हैं ईथर। ईथर को लिखने का सामान्य तरीका है आर ओ आर। तो ये था अपना क्या, ईथर। अब इस ईथर में आर और आर दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसी आधार पर, मतलब एल्किल ग्रुप की समानता व असमानता के आधार पर ईथर को दो भागों में बांटा गया है। क्या बोल रहा हूं? एल्किल ग्रुप की समानता तथा असमानता के आधार पर एल्किल ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। तो उसका वर्गीकरण देखते हैं अपन ईथर का, कि ईथर का वर्गीकरण देखें। तो इसमें ईथर को दो भागों में बांटा गया, किसके आधार पर? इस एल्किल ग्रुप की समानता व असमानता के आधार पर ईथर को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला होगा इसमें सरल ईथर, इसको बोलते हैं अपन सरल ईथर या सममित ईथर। और सेकंड होगा अपना मिश्रित ईथर, या इसका दूसरा नाम होता है असममित ईथर। तो क्या कहा अपन ने कहा कि इस एल्किल समूह या एरिल समूह की समानता व असमानता के आधार पर। अब एरिल क्यों बोला? कि देखो यहां पे ऐसे भी हो सकता है ए आर ओ ए आर, तो ये भी क्या होता है, ये भी ईथर ही है और ये भी ईथर ही है। ये एल्किल ईथर हो गया, ये एरिल ईथर हो गया। दोनों के नाम अलग अलग होंगे लेकिन इनको बोला जाएगा ईथर ही। तो अपन ने क्या बोला कि इस एल्किल या एरिल समूह की समानता व असमानता के आधार पर ईथर को दो भागों में बांटा गया है। तो अब पहला आता है अपना सरल ईथर। सरल ईथर में क्या होता है स्टूडेंट्स? सरल ईथर वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह है, दोनों सेम होते हैं यानी समान होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं सरल ईथर या सममित ईथर।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये समान किस तरीके से होते हैं, इसको सममिति कैसे कहा आपने, तो सुनना इस बात को कि ये समान कैसे होते हैं। देखो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ ये CH3 जुड़ा और ये CH3 जुड़ा, तो दोनों समान ही है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, मतलब इस ऑक्सीजन के इधर भी CH3 इधर भी CH3। तो इसी प्रकार देखो अपन ने क्या बोला कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर समान ग्रुप जुड़े हैं तो उनको बोलते हैं अपन सरल ईथर या सममित ईथर। तो अब ये सममिति कैसे दिखा रहा हूं कि देखो यहां से अगर मैं इसको बीच से काटूं, इसको यहाँ पे एक प्लेन गुजारूं यहां से, तो इधर भी CH3 आ रहा है और इधर भी CH3 आ रहा है, इसीलिए इसको अपन सममित ईथर कहते हैं। सेकंड एग्जांपल अपन देखें, O C2H5 और C2H5, तो ये भी क्या है, सममित ईथर। देखो अपन इसका नाम लिखना चाहे तो डाई मेथिल ईथर भी लिख सकते हैं, इसका डाई एथिल ईथर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सममित ईथर होते हैं, है ना। अपन इनका नाम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो आपको ज्यादा तब समझ में आएगा, लेकिन अपन लिखेंगे आपके नोट्स में मिलेगा आपको यहाँ पे इनके नाम भी, इनके सामान्य नाम है क्या, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो आपको समझ में आया कि सममित ईथर या सरल ईथर क्या होते हैं। तो बेटा सममित ईथर और सरल ईथर वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह या एरिल समूह क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन सरल ईथर। अब अपना सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है मिश्रित ईथर। अब ये मिश्रित ईथर क्या होते हैं, इसके विपरीत वाले ही क्या होते हैं, मिश्रित। तो इसकी परिभाषा क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जुड़े एल्किल या एरिल समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जुड़े एल्किल तथा एरिल समूह दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, देखो ये हो सकते हैं R और R डैश। देखो समान होते हैं तो उसको अपन R और R लिखते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न है तो इसको लिख सकते हैं R O R डैश। R डैश का मतलब है कि एक तो ये है और इससे अलग वाला। कैसे देखना, अगर इधर लिख दूं CH3 और इधर O, इधर लिख दूं C2H5, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं। अगर दोनों सेम नहीं है तो कौन से ईथर होंगे, ये मिश्रित ईथर होंगे। क्या इनके अंदर सममिति है, तो देखते हैं यहां से एक प्लेन गुजारते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर से, तो इधर CH3 और इधर C2H5 है, अरे इधर तो मेथिल और इधर एथिल है, तो दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों अलग अलग हो गए तो क्या सममिति है, नहीं। सममिति क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी अपने पास यौगिक है, उसके बीच में से एक रेखा गुजारो, अगर दो बराबर भागों में बट रहा है तो वो सममित है, वो सममिति प्रदर्शित कर रहा है। और अगर दो बराबर भागों में नहीं बट रहा तो वो असममित है। अब देखो अपने ही को ले लो, अपने को लो, अपन सममिति कब दर्शाएंगे, अपन बायोलॉजी के स्टूडेंट से 11th में पढ़ा होगा आपने आता है आपके सममिति वाला, वो बायोलॉजी के अंदर आता है जो आप इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा कोडेटा वाले चैप्टर पढ़ते हो उसके अंदर ना, तो उसमें सममिति कैसे दिखाते हैं कि ह्यूमन की जो बॉडी है, अगर अपन इसको यहाँ से अपने मतलब यहाँ से दो बराबर भागों में काट दे, अपने शरीर को यहाँ से काटे तो दो बराबर भागों में बट गया, तो दो बराबर भागों में बट गया मतलब सममिति दर्शा रहा है। अरे एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, है ना, और इधर ये वाला पोर्शन अलग और इधर वाला पोर्शन अलग, तो ये क्या है सममिति, मतलब दो बराबर भागों में। ऐसा तल जो एक कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांट दे उसी क्या क्या बोलते हैं अपन, सममिति। तो क्या यहां सममिति दिखाई दे रही है आपको, हाँ या ना, नहीं। क्यों, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका अगर सामान्य नाम लिखें, देखो एक तरफ तो है मेथिल, एक तरफ है एथिल। अब ABCD में M पहले आता है कि E पहले आता है, E, तो E पहले आता है तो पहले E का नाम लिखोगे, क्या, एथिल मेथिल ईथर, क्या एथिल मेथिल ईथर। ये आपको नामकरण पढ़ेंगे इसका तब ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, अगर आपके पास ये एग्जांपल आ जाए ये वाला, तो आप बताओ क्या ये सममिति दिखाएगा, सर ये तो सममिति नहीं दिखाएगा। अरे क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहां से देखो ऑक्सीजन से देखे इधर तो CH3 इधर बेंजीन आ रही है, बेंजीन रिंग आ रही है,
तो ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो कौन सा ईथर होगा ये? मिश्रित ईथर या असममित ईथर। इसका नाम होता है एनिसोल, इसका सामान्य नाम होता है एनिसोल। याद रखना आपको ये कि एनिसोल का सूत्र क्या होता है ना? तो ये होता है। तो आपने क्या पढ़ा? भी आपने पढ़ा कि ईथर का वर्गीकरण, ईथर का वर्गीकरण होता है उसमें एल्किल समूह या एरिल समूह की समानता व असमानता के आधार पर दो भागों में बांटा अपने। पहला सरल ईथर, दूसरा मिश्रित ईथर। सरल ईथर में अगर दोनों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ वाले समूह या एल्किल या एरिल समूह समान है तो वो होगा सरल ईथर या सममित ईथर। और अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं वो होते हैं मिश्रित ईथर या असममित ईथर। तो ये था अपना ईथर के बारे में कि ईथर का इंट्रोडक्शन पढ़ा अपने, ईथर का वर्गीकरण पढ़ा। अब अपना आता है कि ईथर के नामकरण, ईथर का अपन नामकरण कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं ईथर का नामकरण। तो ईथर के नामकरण में अपन देखेंगे कि ईथर का सामान्य नाम क्या होता है या कॉमन नेम क्या होता है और ईथर का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि ईथर का अगर अपन सामान्य नेम लिखेंगे ना, जब भी ईथर का सामान्य नेम मतलब सीएन कॉमन नेमिंग करेंगे तब क्या करेंगे? तब देखो सीधा काम करना आपको, क्या एल्किल समूह लिखना है उसके आगे ईथर लगा देना है। क्या एल्किल समूह का नाम लिखना है और उसके आगे ईथर लगा देना है। जैसे मेथिल मतलब CH3 आ गया तो क्या लिख दोगे? मेथिल ईथर, एथिल ईथर, है ना। अगर दो हैं, देखो दो होंगे तो डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर, इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर मानो आपके पास एक तो दो कार्बन की आ गई, एक तरफ तो दो कार्बन है, एक तरफ तीन कार्बन है, तो तब आप देखेंगे कि उसमें अपने अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे। मतलब एथिल पहले आता है कि मेथिल पहले आता है, ई पहले आता है कि एम, ई पहले आता है तो पहले ई का नाम लिखेंगे फिर एम का नाम लिखेंगे। इस प्रकार से अपन लिखेंगे। तो कॉमन नेमिंग में क्या करना है? कॉमन नेमिंग में करना है कि एल्किल समूह का नाम यानी एल्किल का नाम और आगे उसके लगा देना ईथर, एल्किल का नाम और आगे ईथर। और अगर अपन आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, क्या आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो उसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। अब ये एल्कोक्सी क्या होता है, एल्केन क्या होता है? कि सर दो अगर सेम ग्रुप है मतलब CH3 और CH3 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसको मेथोक्सी मेथेन बोल देंगे, एथोक्सी एथेन बोल देंगे अगर दो कार्बन का है। लेकिन जब आपके पास मिश्रित ईथर आ जाए तब क्या करोगे? तब आप पहचानने का तरीका होगा कि एल्कोक्सी को कैसे पहचाने, एल्केन का पता कैसे लगेगा हमें। तो उसको पहचानने का तरीका है कि जब कम कार्बन वाली साइड होगी ना, जिधर कम कार्बन होंगे उसको तो बोलेंगे अपन एल्कोक्सी। एल्कोक्सी किसे बोलेंगे अपन? एल्कोक्सी उसे बोलेंगे जिधर कम कार्बन होंगे, कम कार्बन। और एल्केन किसे बोलेंगे? जिधर अधिक कार्बन होंगे उसे अपन बोलेंगे एल्केन। तो आया समझ में? अपन ने इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे? सामान्य नाम करेंगे एल्किल लिखेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे उसके आगे ईथर लगा देंगे। और आईयूपीएसी नाम होगा उसका एल्कोक्सी एल्केन होगा। अभी एल्कोक्सी कैसे पहचानेंगे? जिधर कम कार्बन होंगे उसको तो अपन बोलेंगे एल्कोक्सी वाला पार्ट और जिधर अधिक कार्बन होंगे उसको बोलेंगे एल्केन। तो अब ये आपको समझ में तभी आएगा जब अपन एग्जाम्पल करेंगे। अब अपन देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो देखो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल है ये, इसको इरेज कर देता हूं। अब देखना एग्जाम्पल अपन बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास ये है CH3OCH3। इसका अपने को सामान्य नाम व आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सामान्य नाम लिखने के लिए मैंने क्या बोला था? एल्किल समूह का नाम और उसके आगे ईथर लगा दो। तो देखो इधर एल्किल समूह क्या? मेथिल, इधर भी मेथिल, दो मेथिल समूह तो क्या लिखोगे? डाई मेथिल ईथर। क्या? डाई मेथिल ईथर। एल्किल मतलब मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे? तो आईयूपीएसी नाम देखो ये कौन सा ईथर है? सममित ईथर, सरल ईथर। तो एल्कोक्सी एल्केन होता है तो किधर भी लिख दो। एल्कोक्सी तो वह होता है जिधर कार्बन
कम होते हैं, लेकिन इधर तो दोनों तरफ क्या होते हैं, समान है, तो दोनों को कैसे भी लिख दो, मेथोक्सी मेथेन, है ना। अब सेकेंड क्या होगा, अगर अपने पास एग्जाम्पल आ जाए CH3 CH2O CH2CH3, तो इसका नाम क्या होगा, देखो CH2CH3 को क्या बोलते हैं, एथिल, अरे क्या बोलते हैं, एथिल, तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी, मतलब देखो मेथोक्सी था, एक कार्बन का, दो कार्बन है, तो एथोक्सी एथेन क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। अब अपन थर्ड एग्जांपल करें, तो थर्ड एग्जांपल में अपने पास अगर ये आ जाए ऐसा CH3OC2H5। अब देखो, अब आपको समझने वाली बात अब आई आपके, क्योंकि इतनी देर अपन कर रहे थे वो सरल ईथर की बात की थी अपने दो एग्जांपल में, लेकिन अब जो पॉइंट है वो समझने वाला है क्या, सबसे पहले समझने वाला है इसका सामान्य नाम। तो सामान्य नाम देखो, ये तो होगा मेथिल, ये होगा एथिल, तो मेथिल में पहला आता है एम, एथिल में पहले आता है ई। अब मैंने एक पॉइंट बोला था, एक नियम बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसका नाम पहले, तो क्या होगा ये एथिल मेथिल, और आगे क्या लगाना, इथर। अपन ये तो बोला था एल्किल समूह का नाम लिखो, उसके आगे इथर लगा दो, तो क्या हो जाएगा एथिल मेथिल इथर, ठीक है। अब ये बात तो हुई कि अपने को सामान्य नाम पता चला, कैसे कि अपन सामान्य नाम लिखेंगे, उसमें अपने अंग्रेजी वर्णमाला में अगर जो पहले आता है उसका नाम पहले, और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में, आगे उसके इथर लगा देंगे। तो पहले एथिल आता है तो एथिल, फिर मेथिल तो मेथिल, फिर इसको आगे क्या लगाना, इथर, तो इथर लगा दिया। अब अपन इसका देखते हैं आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम में अपन अपना क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन होता है। अब एल्कोक्सी पार्ट किसे बोलोगे और एल्केन पार्ट किसे बोलोगे, तो देखो मैंने क्या बोला था कि जिसमें कम कार्बन होंगे उसको तो अपन बोलेंगे एल्कोक्सी वाला पार्ट, और जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको बोलेंगे एल्केन वाला पार्ट। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो, तो ये वाला तो क्या होगा, एल्कोक्सी वाला पार्ट। तो ये क्या था, मेथिल, तो क्या हो जाएगा मेथोक्सी, क्या हो जाएगा मेथोक्सी एल्केन। तो कितने है ये, दो कार्बन है, तो दो कार्बन को बोलते हैं एथेन, तो मेथोक्सी एथेन। आया समझ में। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल अगर ये करें अपन कि CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये आ जाए अपने पास। अब आपको बोले इसका नाम बताओ, इसका नाम बताने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो एथिल प्रोपिल, और कौन सा प्रोपिल है, एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल है, नॉर्मल प्रोपिल ही तो है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ई पहले आता है कि पी, ई तो क्या लिखोगे, एथिल एन प्रोपिल ईथर। आया समझ, एन प्रोपिल ईथर। आप अगर ऐसे लिखोगे ना एथिल प्रोपिल ईथर तब भी सही है आपका, और आप ऐसे लिखोगे एथिल एन प्रोपिल ईथर तब भी सही है। अब देखो सॉरी, अब अपने को आईयूपीएसी नाम करना है इसका। आईयूपीएसी नेम के लिए एल्कोक्सी एल्केन, तो सबसे पहले छोटे कार्बन, देखो इधर तो है 1 2 3, इधर है 1 2, तो जो कम कार्बन है उसके तो लगा दो एल्कोक्सी, उसको तो क्या बोलेंगे अपन एल्कोक्सी, और जो ज्यादा कार्बन है वो हो जाएगी एल्केन वाली चेन। तो इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, देखो मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा एथोक्सी, क्या हो जाएगा एथोक्सी, और 3 कार्बन का है तो क्या प्रोपेन, एथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपना, अगर आपको ये एग्जांपल आ जाए CH3 CH2O CH3 और CH3, ये वाला एग्जांपल हो आपके पास, तब क्या करेंगे अपन देखो सबसे पहले इसका कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम में देखो ई और पी वो ही पार्ट है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा एथिल। अब ये
जो प्रोपिल वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, एन है, आइसो है या नियो, आइसो तो क्या लिख दोगे, एथिल आइसो प्रोपिल इथर, एथिल आइसो प्रोपिल इथर। यहां पे आपको आइसो लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो संयोजकता है इस कार्बन की फ्री है, तो इसको अपन बोलते हैं आइसो। तो आइसो कंपाउंड है, तो इसीलिए क्या बोला इसको, एथिल आइसोप्रोपिल इथर। आया समझ। अब अपने को लिखना है इसका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, देखो कम कार्बन, इधर 3 इधर 2, तो सबसे पहले एथोक्सी लिख दिया, लिख दिया। अब अपने को लिखना है एथोक्सी भी कौन से पे है, देखो अपन इसकी नंबरिंग करें, कितने कार्बन वाले पे एथोक्सी जुड़ा है, 1 2 3, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या करोगे आप, पहले इसकी नंबरिंग भी तो दर्शाओगे, तो क्या हो जाएगी, 2 एथोक्सी। भाई नंबरिंग भी तो दिखानी पड़ती है कि कितने पे है एथोक्सी, 2 एथोक्सी, और कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन। तो ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन लिखा, एल्केन कितने कार्बन की है, 3 की, और एन मतलब देखो 3 कार्बन है तो प्रो, और एल्केन है तो एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो 2 एथोक्सी प्रोपेन। तो ये थे अपने एग्जाम्पल, क्या कि डाइमेथिल ईथर, ये अपन इनके नाम लिखे, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। अब अपन 1-2 एग्जाम्पल और है अपने पास, वो और देखते हैं। तो देखो क्या है वो, उनमें अपन देखेंगे कि कैसे उनके आईयूपीएसी नेमिंग कर रखी है। उनमें अपने को बेंजीन रिंग का दे रखा है कि अगर बेंजीन रिंग वाला पार्ट दे रखा है तो क्या करेंगे। तो देखना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कि अगर आपको ये पार्ट दे दे, अगर आपको ऐसा दे दे ओ, अब आप एक बार खुद से करने की कोशिश करो, इसको खुद से करने की कोशिश करो, क्या होगा। देखो जब आपको मैंने बोला था एक 3-4 क्लास पहले कि C6H5 होता है और एक होता है C6H6, ये तो होता है बेंजीन, ये होता है फेनिल, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फेनिल। तो कितने हैं, दोनों समान है, तो दोनों समान है मतलब सरल ईथर है, सरल ईथर है तो कैसे भी लिख दो, क्या लिख दोगे, डाई फेनिल ईथर, क्या लिख दोगे, डाई फेनिल ईथर। आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए देखो ये क्या है, फेनिल वाला पार्ट है, तो इसको क्या लिखोगे, फिनोक्सी, क्या देखो अपन ने डाई एथिल लिखा था, अपन ने क्या लिखा था कि मेथोक्सी मेथेल लिखा था, तो यहां पे क्या देखो, एक का तो हो जाएगा फिनोक्सी, एक का हो जाएगा एल्केन, देखो एल्कोक्सी लिख रहे थे, तो ये फिनोल मतलब फेनिल वाला पार्ट है, क्या देखो एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी में क्या होगा, फिनोक्सी आएगा। अरे एल्कोक्सी एरिल वाला, तो एरिल वाला पार्ट है, मतलब जो फेनिल वाला पार्ट है उसके क्या आएगा, फिनोक्सी, तो क्या हो जाएगा फिनोक्सी। और ये वाला पार्ट इतना फिनोक्सी हो गया, तो ये क्या बची, बेंजीन, तो आगे लिख दिया बेंजीन, तो क्या हो गया फिनोक्सी बेंजीन। देखो ये समझना कैसे, आपको मैं समझाता हूं, ध्यान दो इधर एक बार 1 मिनट के लिए, कि देखो दोनों सेम है, तो इसको लिख दिया डाइफेनिल ईथर, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, तो ये अपने पास एरिल ग्रुप है, तो इसके लिए देखो इस C6H5 को क्या लिखते हैं, फेनिल, तो क्या हो जाएगा एल्कोक्सी की जगह फिनोक्सी। और ये इतना पार्ट अगर फिनोक्सी होगा इधर वाला, तो ये इतना इतना बचा, ये क्या है, ये बेंजीन है, तो फिनोक्सी बेंजीन। अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए, ये वाला अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी है, ये इसका सामान्य नाम दिखा था क्या, एनिसोल होता है, क्या होता है एनिसोल। अगर अपन इसका वैसे सामान्य नाम देखो, कॉमन भाषा में इसको एनिसोल बोला जाता है, और लेकिन अगर अपन वैसे इसके आईयूपीए जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग चले, कि जब अपन लिखते आ रहे हैं आईयूपीएसी नाम, उसके अकॉर्डिंग चले, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लिखने का तरीका क्या होगा, देखो मेथिल और फेनिल है, तो क्या आ जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, और इसके अगर मेथिल फेनिल ईथर, या इसका सामान्य नाम क्या होता है, एनिसोल। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना हो, तो देखो इसको तो बोलेंगे मेथोक्सी, एक कार्बन इधर, ये पूरी बेंजीनिंग है, तो क्या हो जाएगा मेथोक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा मेथोक्सी बेंजीन। ये था अपना कि अपन ईथर का नामकरण कैसे करते हैं। ईथर का नामकरण सबसे इजी है ना,
बहुत ज़्यादा इजी है, आप एक बार ध्यान से पढ़ना, एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। अगर नहीं आ रहा आपके समझ में तो आप हमें पूछना कि सर हमें ये बताइए, एक बार नहीं तो 5 बार जरूर आप मतलब पूछना, जब भी आप, जब तक आपके समझ में आए तब तक पूछते रहो, है ना। तो ये होता अपना क्या, अपन ने पढ़े ईथर के सामान्य नाम और आईपीएससी नाम। स्टूडेंट्स अपन ने देखा अभी क्या कि अपन ने देख लिया कि ईथर क्या होता है, ईथर का वर्गीकरण क्या था, ईथर के सामान्य नाम क्या थे। अब अपना पॉइंट आता है कि ईथर को बनाने की विधियां कौन कौन सी है। तो ईथर को बनाने की विधियों में सबसे पहली जो विधि आती है वो होती है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। अब एल्कोहल के निर्जलीकरण होता है वो कैसे करते हैं, वो करता है टेम्परेचर पे डिपेंड। तो टेम्परेचर पे डिपेंड मतलब जब अपन एल्कोहल की विक्रिया, क्या बोल रहा हूं, कौन सा एल्कोहल है ये, इसका नाम क्या होगा, मेथेथ, तो क्या होगा एथेनॉल। जब एल्कोहल की विक्रिया, देखो टेम्परेचर की कंडीशन होगी यहां पे, ध्यान से देखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में एक तो कराई जाती है 443 केल्विन तापमान पे, और एक कराई जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, क्या कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पे कराई जाती है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन तापमान पर कराई जाए। अब इन दोनों में उत्पाद क्या बनेगा, तो जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया 443 केल्विन टेम्परेचर पर कराती है ना, तब तो अपने पास बनती है एल्कीन बनती है, मतलब एथीन का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्या बन गई, एथीन। यहां से OH, यहां से H2 निकलेगा, और साथ में क्या मतलब यहां पे देखो अपन ने पढ़ा था निर्जलीकरण में कि यहां से OH, यहां से H, इन दोनों के बीच में आ जाता बॉन्ड, तो ये क्या बन गई, एथीन बन गई। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर पे ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती है और एक ईथर का निर्माण कर देती है, जिसे अपन बोलते हैं डाई एथिल ईथर, है ना। ये थी अपनी क्या, एल्कोहल का निर्जलीकरण अपन ने कैसे किया। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण में सबसे जो मेन रोल है वो क्या है, टेम्परेचर का रोल है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं कि 443 केल्विन टेम्परेचर पे तो बनती है एथीन, और 413 केल्विन टेम्परेचर पर बनती है डाई एथिल ईथर, मतलब ईथर का निर्माण होता है। तो अपने को क्या बनाना था, ईथर बनाना था, तो अपने को क्या रखना है, टेम्परेचर कम रखना है। हाई रख दोगे टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे तो एथीन बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो एल्कीन नहीं बनानी है अपने को बनाना है ईथर। तो ईथर बनाने के लिए एल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन तापमान पे कराई जाएगी, तो हमें ईथर प्राप्त होगा। अब देखो अपन ने ईथर तो बना लिया, अब ये ईथर बना कैसे वो देखते हैं अपन। तो ईथर बना कैसे, इसकी क्रिया विधि क्या रहेगी वो चेक करते हैं अपन कि अपन ने ये जो ईथर बनाया है वो ईथर कैसे बनाया। तो देखो अपन ने ईथर लिया है, इसमें 2 मॉलिक्यूल किसके लिए, एल्कोहल के लिए, 2 यूनिट किसके लिए, एल्कोहल की। और क्या लिया अपन ने, कंसंट्रेटेड, क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, और तापमान क्या था, तापमान तो अपने पास 413 है केल्विन, तापमान क्या था 413 केल्विन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी, कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3, क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। तो स्टूडेंट्स अब अपने को जानना है कि ये बना कैसे, क्या हुआ ऐसा इस अभिक्रिया में जो ये डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। तो ये जानने के लिए अपने को पढ़नी होगी क्रिया विधि। स्टूडेंट्स ये जो अपने पास डाई एथिल ईथर बना है, इसकी क्रिया विधि कैसे होगी कि ये डाई एथिल ईथर बना है वो कैसे बना है। तो ये होते हैं, इसमें सबसे पहली स्टेप होती है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण। अब ये प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कैसे हुआ वो देखते हैं। तो देखो अपने पास क्या है, H2SO4 है, क्या है, H2SO4। तो ये H2SO4 अगर अपने आयनों में टूटेगा तब क्या बनेगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस।
अब ये जो H प्लस है ये क्या करेगा, इस एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिए थे, 2 यूनिट ली थी अपने, तो 2 अणु लिए थे, उसमें पहले अणु पर क्या करेगा, आकर जुड़ेगा। तो ये अपने पास क्या है, CH3 CH2OH, इसके ऊपर आकर कौन जुड़ेगा, ये H प्लस। कहां पे जुड़ेगा, देखो ये इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा, इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और क्या स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास, बनेगी CH3 CH2O, और देखो H था ही पहले से, और एक H और आ गया, ये लोन पेयर, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इसे अपन बोलते हैं क्या, प्रोटोनित एल्कोहल। क्या है ये, प्रोटोनित एल्कोहल। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप में होगा कि जो प्रोटोनित एल्कोहल बना है उसके ऊपर दूसरे एल्कोहल के अणु का आक्रमण। क्या बोल रहा हूं, इस प्रोटोनित एल्कोहल पर जो एक अणु बचाता है एल्कोहल का, वो आक्रमण करेगा। तो क्या लिखेंगे अपन कि प्रोटोनित एल्कोहल पर दूसरे एल्कोहल के अणु, अरे के अणु का आक्रमण, क्या, आक्रमण, है ना। अब क्या होगा तो देखना, अब देखो ये अपने पास है दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल का, ठीक है। इस पे जो ये एल्कोहल का अणु है ये किस पे आक्रमण करेगा, ये आक्रमण करेगा प्रोटोनित एल्कोहल पे। क्या करेगा, प्रोटोनित एल्कोहल पर आक्रमण करेगा। अब देखो कैसे आक्रमण करेगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब ये आक्रमण करेगा, वो कैसे करेगा, देखना, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अणु है, उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज संभव नहीं है, पॉजिटिव चार्ज अस्थायी होता है, तो यहां से निकल जाएगा H2O, यहां से H2O निकला मतलब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब इस स्टेप में देखो, अब आगे क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, अभी ये जो एल्कोहल का अणु है ये इस पे आक्रमण करेगा, तो ये अपने लोन पेयर इसको देगा। क्या करेगा, इसको लोन पेयर देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या देगा, इसको लोन पेयर देगा। अब क्या होगा, देखो अब बनेगा क्या, वो देखना आपने। तो यहां से देखो ये CH3, ये CH2, ठीक है, ये O, और इसके साथ क्या है, H, है ना, ये H, और क्या आके जुड़ा इसके पास आके जुड़ा, देखो इसने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो एक दो लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर थे, उसमें एक लोन पेयर तो दे दिया, एक पड़ा था इसके पास, एक आ गया पॉजिटिव चार्ज दिए तब, और क्या आ जाएगा, CH2 CH3। अब देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑक्सोकेटायन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोकेटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप थर्ड में वी प्रोटोनीकरण होता है। क्या होता है, वी प्रोटोनीकरण। अब ये वी प्रोटोनीकरण कैसे होगा, वो होगा ये H निकलेगा, किसकी फॉर्म में निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में। कैसे देखना, ये है अपने पास CH3 CH2O H प्लस लोन पेयर CH2 CH3, यहां पे होगा वी प्रोटोनीकरण, H प्लस निकलेगा, और ये ऑक्सीजन है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। अब जो H प्लस निकला था, इधर लिख रहा हूं ध्यान देना, जो H प्लस निकला था वो अपने एसिड से लिया था, उस एसिड को वापस देना होगा, जो इस HSO4 के साथ वापस रिएक्शन करेगा और H2SO4 का वापस निर्माण कर देगा। जो एसिड लिया था वो हमें वापस से मिल गया। ये होता है किस प्रकार से अपन डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। तो इसमें अपन ने देखा कि डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए अपन ने क्रियाविधि पढ़ी, उसमें सबसे पहला होता है कि प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण। अब प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कैसे हुआ कि H2SO4 है, वो अपने आयनों में तो H प्लस और HSO4 माइनस, ये H प्लस इस एल्कोहल पे आके जुड़ेगा, तो H प्लस आके जुड़ा तो क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, इसने अपने लोन पेयर दिए तो इसमें पॉजिटिव। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा कि जो प्रोटोनित एल्कोहल बना उस पे दूसरे एल्कोहल के अणु का आक्रमण होगा।
आक्रमण कैसे होगा, वो होगा कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो स्थायी नहीं है, तो यहां से H2 निकलेगा, तो H2 निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का वो अपनी लोन पेयर इसको देगा, तो ये स्ट्रक्चर जिसको अपन ऑक्सोकेटाइन बोलते हैं ये बनता है। लास्ट स्टेप होती है उसमें होता है विप्रोटोनीकरण। विप्रोटोनीकरण में क्या होगा, प्रोटोन निकलेगा, मतलब H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, तो यहाँ पे अपने को डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो ये थी अपन ने पढ़ा कि जब अपन एल्कोहल की जो अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तब हमें डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 443 ले लेते हैं तो एथीन बन जाती है। अब देखो ये जो अभिक्रिया होती है ये SN2 मैकेनिज्म से होती है, और SN2 मैकेनिज्म तो अपन ने मतलब भर भर के पढ़ी है एकदम से, है ना, भर भर के हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, है ना। और क्या होता है इस अभिक्रिया में 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल दोबारा ईथर का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें विलोपन, क्या विलोपन अभिक्रिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये था अपना क्या ईथर को बनाने की पहली विधि कि अपन ने कैसे बनाया, है ना। अब मतलब पहली विधि पढ़ी अपन ने एल्कोहल के निर्जलीकरण से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं कि अपन ने पढ़ा पहला कि एल्कोहल का निर्जलीकरण वो पढ़ा था अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। अब अपन देखते हैं कि एल्कोहल का निर्जलीकरण के द्वारा वापस अपन ईथर ही बनाएंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, अपनी रिएक्शन होगी कि CH3CH2OH, ठीक है, और कंडीशन होगी इसमें दो, वो ही कंडीशन दो टेम्परेचर वाली, किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना Al2O3 के साथ इसको गर्म करते हैं। पहली कंडीशन होगी 653 केल्विन टेम्परेचर पे, सेकंड होगी Al2O3 के साथ इसको गर्म करते हैं, और कंडीशन होगी 523 केल्विन टेम्परेचर पे। तो अपन ने देखा था अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अपने पास एथीन का निर्माण हो जाता है, और जब अगर टेम्परेचर कम होता है तो अपने पास डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो ये थी अपनी क्या निर्जलीकरण एल्कोहल का, जिसमें अपन ने सेकंड रिएक्शन पढ़ी है कि एल्कोहल का जब निर्जलीकरण करते हैं तो एल्कोहल का निर्जलीकरण अगर अपन एल्यूमिना की उपस्थिति में 653 केल्विन टेम्परेचर पे करते हैं तो एथीन बनती है। लेकिन जब अपन एल्कोहल का निर्जलीकरण एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन तापमान पे करते हैं तब हमें डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो ये अपन ने देखा कि एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, और सेकंड अपन ने देखा एल्यूमिना की उपस्थिति में। तो ये दो पॉइंट थे जो अपने को याद रखने हैं। टेम्परेचर का इनमें मतलब दोनों जो रिएक्शन पढ़ी अपन ने उसमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल था। ये टेम्परेचर का रोल ही हमें बताता है कि जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तब तो एथीन का निर्माण होता है, लेकिन जब कम टेम्परेचर होता है तब डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको टेम्परेचर में कंफ्यूजन करवा दे, है ना, कि भाई टेम्परेचर इतना है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एल्कीन या एथीन बनेगी, और जब कम टेम्परेचर होगा तब ईथर का निर्माण होगा। ईथर में आप कोई भी लिख सकते हो, डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर। तो ये इस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन।